आज जो डिस्कस करने वाले हैं, आज बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। आज बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिनके बेसिस पर अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनके बेसिस पर अकाउंटिंग की जाएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मेनली 14 हैं। पहले नाम लिख दूं, जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उनके। पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है एक्रूअल, चौथा मटेरियलिटी, पांचवा प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म, छठवां अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैचिंग, सातवां फुल डिस्क्लोजर, आठवां कॉस्ट कॉन्सेप्ट, नवा डुअल एस्पेक्ट, दसवां ऑब्जेक्टिविटी, 11 पीरियोडिसिटी, 12 मनी मेजरमेंट, 13 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, 14 है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये अपने 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जिनके बेसिस पर अकाउंटिंग की जाएगी। सबसे पहला वाला है गोइंग कंसर्न। सबसे पहला जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न। हम बिजनेस इस उद्देश्य के साथ करते हैं कि हमें प्रॉफिट कमाना है, और बिजनेस की जो भी लाइफ रहने वाली है वो अनलिमिटेड है। जो बिजनेस का फ्यूचर है, बिजनेस का जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है। या फिर हम कह सकते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट स्टेट्स दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स बिजनेस विल सर्वाइव इन लॉन्ग रन। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस लंबे समय तक सरवाइव करेगा। जो लाइफ रहेगी बिजनेस की बहुत लंबी रहेगी। ऐसा नहीं कि हम केवल 1 साल बिजनेस करेंगे। जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, एक बिल्डिंग है, ये मैंने बिजनेस की एसेट इसीलिए मानी है क्योंकि इस बिजनेस की लाइफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की है। जो कहता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो इस बिल्डिंग की लाइफ भी ज्यादा रहेगी, या फिर बिजनेस के हिसाब से चलेगी। जितनी भी एसेट हम वैल्यू करते हैं, जितने भी हम एसेट, जितने भी एलिमेंट एसेट की तरह रिकॉग्नाइज होंगे, वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से एसेट मानी जाती हैं। क्योंकि जिस तरह बिजनेस का टेन्योर लंबे समय तक चलेगा, सेम वैसे ही जितनी भी एसेट रहेंगी या जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उन्हें एसेट ट्रीट करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डेप्रीसिएशन। आगे पढ़ेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब है जब भी एसेट की वैल्यू गिरेगी। मैंने आज एक बाइक परचेज की है। अब बाइक की वैल्यू कब गिरेगी? जब इस बाइक को मैं यूज करूंगा। यदि यूज नहीं करता तो टाइम निकलता जाएगा, नए नए मॉडल की बाइक बाजार में आएंगी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू में गिरावट, चाहे वो समय की वजह से हो या वो एसेट को यूज करने की वजह से हो।
तो मैं इस बाइक की लाइफ कैसे अज्यूम करूंगा? वो करूंगा बिजनेस की लाइफ के अकॉर्डिंग और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो कहता है बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। जब भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बनाऊंगा बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि है मेरा बैलेंस शीट, जब भी प्रिपेयर करूंगा किस बेसिस पर प्रिपेयर करूंगा कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। जब भी किसी एसेट की लाइफ अज्यूम करेंगे वो अज्यूम करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। तो पहला है गोइंग कंसर्न विच स्टेट्स द बिजनेस विल सर्वाइव इन लॉन्ग रन, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। जितनी भी प्रोपराइटरशिप है, प्रोपराइटरशिप मतलब जहां पर केवल एक ओनर है, वन सिंगल ओनर। पार्टनरशिप है जहां पर ओनर है दो या दो से ज्यादा। कंपनी है, या मैं कह सकता हूं जितनी भी एंटिटीज हैं, सभी एंटिटीज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही अकाउंटिंग करती हैं, क्योंकि बिजनेस की लाइफ लंबे समय तक अज्यूम की जाती है, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। इसके बाद जो दूसरा है वो है कंसिस्टेंसी, नंबर सेकंड जो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में एक वर्ड आ रहा है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा, कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा। जब भी कोई क्रिकेटर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है हम कहते हैं बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है, ये एक बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है। मतलब पिछले मैच में जैसे बैटिंग की थी इस मैच में वैसे ही कर रहा है। तो कंसिस्टेंसी का अकाउंट के अंदर मतलब क्या है? जितने भी पॉलिसीज, जितने भी मेथड्स अकाउंट्स के अंदर अपनाए जाते हैं, वो मेथड जैसे हमने लास्ट ईयर फॉलो किए हैं वही इस साल फॉलो करने वाले हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दोज पॉलिसीज प्रिंसिपल और मेथड्स which was followed last year will be followed this year as well। कौन कौन से मेथड? जब भी मैं डेप्रीसिएशन की बात करूंगा, डेप्रीसिएशन के अभी केवल दो ही मेथड पढ़ेंगे, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि डेप्रीसिएशन हर साल एक ही अमाउंट से लगेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू कहता है कि डेप्रीसिएशन का अमाउंट हर साल गिरता हुआ जाएगा। तो यदि हमने लास्ट ईयर एसएलएम मेथड फॉलो किया है तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहती है कि तुम्हें एसएलएम मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा इस साल। लेकिन यदि तुमने इस बार मेथड चेंज कर दिया तो वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने मेथड चेंज क्यों किया, इसका रीजन क्या है। और ये हमें यदि मेथड चेंज नहीं किया तो हमें कोई भी डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फॉलो करते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। दोज पॉलिसीज मेथड्स और प्रिंसिपल्स विच वाज फॉलोड लास्ट ईयर विल फॉलो दिस ईयर एज वेल। ये अपना कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद तीसरा जो कि है एक्रूअल, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। जो बिजनेस के अकाउंटिंग के बेसिस हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के तीन बेसिस हैं। अकाउंटिंग करने के तीन बेसिस हैं। नंबर वन कैश बेसिस, नंबर सेकंड एक्रूअल बेसिस, और नंबर थर्ड हाइब्रिड। कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस। कैश बेसिस का मतलब है जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर होंगे, वापस रिपीट कर रहा हूं, जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर होंगे, यदि वो
यदि उन ट्रांजैक्शन से कैश पोजीशन चेंज हुई है, यदि कैश पोजीशन चेंज हुई है, या तो कैश इंक्रीज हुआ है या फिर कैश हुआ है डिक्रीज, तो हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यदि कैश पोजीशन चेंज हुई है तब ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, अदरवाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने। ओनली दोज ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड ड्यू टू विच कैश पोजीशन चेंजेस आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ये है कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस कहता है कि कैश खर्च हुआ या कैश आया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यदि ट्रांजैक्शन वो है, उसका मॉनेटरी मेजरमेंट है, रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे कैश पेड हुआ या नहीं हुआ, रिसीव हुआ या नहीं हुआ। एक बार ट्रांजैक्शन ड्यू हो गया, रिकॉर्ड हमें करना पड़ेगा, रिकॉर्ड हमें करना पड़ेगा। हमें यह मतलब नहीं है कैश पोजीशन चेंज हुई है या नहीं हुई, कैश पोजीशन चेंज वाले भी शामिल करेंगे। और यदि कैश पोजीशन चेंज नहीं हुई लेकिन यह बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, तब भी हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, कैश बेसिस का भी एग्जांपल लूं और एक्रूअल बेसिस का भी एग्जांपल लूं। मेरे पास दो एम्प्लॉई हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए की सैलरी है 30,000 रुपये पर मंथ, मिस्टर बी की सैलरी 45,000 पर मंथ। मेरा इन दोनों से कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं हर महीने के नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को, फर्स्ट डे, इस महीने की सैलरी अगले महीने की पहली तारीख को दूंगा, या फिर अगले महीने की पहली तारीख को मेरी लाइबिलिटी अराइज होगी। इन्होंने मेरे पास काम किया मई के महीने में, तो इनकी सैलरी ड्यू हो जाएगी 1 जून को, मतलब मेरी लाइबिलिटी बन गई, मुझे 1 जून को इन्हें पेड करनी है। यदि यह लाइबिलिटी में पेड नहीं करता तो उसे क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी बकाया है, आउटस्टैंडिंग। मैंने मिस्टर ए को तो पेड कर दी सैलरी कैश में, लेकिन मिस्टर बी को पेड नहीं की। तो कैश बेसिस कहता है कि हमें केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं जिनसे कैश पर इंपैक्ट पड़ेगा, जिनसे कैश चेंज होगा, कैश फ्लक्चुएट होगा, केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। मिस्टर ए की मैंने सैलरी कैश में पेड कर दी, तो केवल यही ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है और कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा कैश बेसिस के अकॉर्डिंग। मैंने मिस्टर बी को सैलरी पेड नहीं की, तो मिस्टर बी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस कहता है कि तुमने भले ही मिस्टर बी को सैलरी पेड नहीं की, इससे कोई मतलब नहीं है। एक बार ट्रांजैक्शन ड्यू हो गया, मतलब 1 जून को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक बार ट्रांजैक्शन ड्यू हो गया, हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पेड किया है या नहीं किया, ऐसे कोई मतलब नहीं है। पेड कर दिया तब भी रिकॉर्ड करना है, पेड नहीं किया तब भी रिकॉर्ड करना है। पेड नहीं किया तब रिकॉर्ड करेंगे एज आउटस्टैंडिंग, कि यह खर्चा अभी बकाया है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट स्टेट्स all transaction will be recorded whether it has been paid or not, whether cash has been received or not. Transaction will be record on the due basis. ये बात थी एक्रूअल कॉन्सेप्ट की, एक्रूअल बेसिस की। सेम यही एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कहता है कि बिजनेस के अंदर ना कभी कैश बेसिस फॉलो होगा, ना कभी हाइब्रिड बेसिस होगा। बिजनेस मतलब जितने भी लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ना वो कैश बेसिस फॉलो कर सकते हैं ना हाइब्रिड बेसिस फॉलो कर सकते हैं। उन्हें बेसिस फॉलो करना पड़ेगा एक्रूअल, चाहे ट्रांजैक्शन पेड हुआ है या नहीं हुआ, कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक बार ड्यू होने के बाद। हाइब्रिड बेसिस, हाइब्रिड बेसिस कहता है कि जब भी बात करेंगे कैश रिसीव करने की, हाइब्रिड कहता है जब भी बात करेंगे इनकम की, जब भी बात करेंगे इनकम की तो फॉलो करेंगे कैश बेसिस, जब भी बात करेंगे एक्सपेंस की
तो फॉलो करेंगे एक्रूअल बेसिस। जब भी बात करेंगे इनकम की फॉलो करेंगे कैश बेसिस, जब भी बात करेंगे एक्सपेंस की फॉलो करेंगे एक्रूअल बेसिस। इसका मतलब यदि डॉक्टर के पास हाइब्रिड बेसिस, केवल फॉलो करेंगे वे लोग जो जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वे ही फॉलो करेंगे हाइब्रिड बेसिस। डॉक्टर के पास दिन में 10 पेशेंट आए एक दिन में, जिसमें से 4 उसके रिलेटिव हैं और 6 रिलेटिव नहीं है। यदि डॉक्टर अकाउंटिंग कह रही है तुम्हें फॉलो करना है एक्रूअल बेसिस, तुम्हें फॉलो करना है एक्रूअल बेसिस। डॉक्टर कह रहा है कि इन 4 तो मेरे रिलेटिव हैं, इनसे पैसा तो आया ही नहीं, केवल 6 लोगों से पैसा आया है, तो मैं 4 लोगों की इनकम रिकॉर्ड क्यों करूं? तो उनके लिए हाइब्रिड बेसिस है। यदि आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और यदि कैश रिसीव हो जाता है, इनकम की बात में केवल कैश रिसीव चलेगा, लेकिन यदि एक्सपेंस की बात करेंगे, एक बार ड्यू हो गया रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाइब्रिड बेसिस स्टेट्स व्हेन देयर इज रिलेशन ऑफ व्हेन hybrid basis state when we talk about income, then it will be record on the accrual basis, or we can say as per the hybrid basis all the income will be record on the cash basis and all the expense will be record on the accrual basis। ये था हाइब्रिड। अकाउंटिंग के अंदर हम फॉलो करेंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मतलब एक्रूअल बेसिस। हमें मतलब नहीं है कैश रिसीव हो गया नहीं हुआ, कैश पोजीशन हमें मतलब नहीं है, कैश पोजीशन चेंज हुई है नहीं हुई है, एक बार ट्रांजैक्शन ड्यू हो गया रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नंबर 1 इज गोइंग कंसर्न, नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी और नंबर 3 इज एक्रूअल। इसके बाद अगला है मटेरियलिटी। एसेट की डेफिनेशन थी, एसेट आर दोज विजिबल और इनविजिबल आइटम्स, एसेट आर दोज विजिबल एंड इनविजिबल आइटम which gives future economic benefit to an organization, which generate from past effort on which an organization has full control, and the monetary measurement is possible for that particular asset। एसेट आइडेंटिफाई करने के लिए 4 एलिमेंट जरूरी है, फुल कंट्रोल, पास्ट एफर्ट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और मनी मेजरमेंट। एसेट रिकॉग्नाइज करने के लिए 4 क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद डिवाइड करते हैं एसेट 2 पार्ट में, करंट एसेट एज वेल एज नॉन करंट एसेट। करंट एसेट those asset which will convert into the cash within a period of 1 year, those asset which will be convert in the period of more than 1 year, which will convert in cash for a period of more than 1 year, or which gives us benefit for a period of more than 12 months, those are considered as non current asset। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि केवल ऐसे ही ट्रांजैक्शन को एसेट माना जाए जो मटेरियल है, जो मटेरियल है जिनका अमाउंट कुछ मटेरियल है, इंपोर्टेंट है। आज ऑर्गेनाइजेशन ने एक डस्टबिन परचेज किया है, इस डस्टबिन की वैल्यू तो 250 रुपए है, इसकी लाइफ 5 साल है। क्या इस डस्टबिन को मैं एसेट मान लूं? डस्टबिन की कॉस्ट 250 रुपए, लाइफ 5 साल है, फुल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का है, पास्ट एफर्ट से जनरेट हुआ है, फ्यूचर में बेनिफिट देगा, मनी मेजरमेंट है 250, तो क्या इस डस्टबिन को एसेट मान लें? यस सर। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि तुमने आज डस्टबिन एसेट मान ली, इस एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाओगे हर साल, तुम्हारा बिजनेस करोड़ों में ट्रांजैक्शन करता है, तुम्हारे पास एसेट हो गई सपोज पहले से 15 करोड़ की एसेट है, तो अब कैसे बोलनी पड़ेगी तुम्हें, हमारे पास एसेट है 15 करोड़ 250 रुपए की, अपने पास एसेट है 15 करोड़ 250 रुपए की, फिर इस 250 रुपए पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे,
तो ये वैल्यू और आ जाएगी डेसिमल में। मटेरियल कॉन्सेप्ट कहता है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि वही आइटम एसेट ट्रीट किए जाएं जो मटेरियल हो। ये 250 रुपए बहुत छोटा अमाउंट है, इसीलिए इसे एक एक्सपेंस ट्रीट किया जाए, इसे एक छोटा मोटा खर्चा माना जाए, इसे एसेट नहीं मानेंगे, इसे मानेंगे एक छोटा खर्चा, जिसे आगे पढ़ेंगे कैटेगराइज किया होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स only those transaction will be considered as asset which has material value. Only those transaction will be considered as asset which has material value or material amount. तब बात करेंगे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। केवल वही ट्रीट किए जाएंगे मटेरियल आइटम्स जिनका अमाउंट कुछ ज्यादा है या फिर जो वास्तव में एसेट की तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। डस्टबिन वगैरह को हम एसेट नहीं मानेंगे। अगली बात करें 5वें कॉन्सेप्ट की। 5वां है प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें फ्यूचर के एंटीसिपेटेड लॉसेस बुक करने हैं, केवल फ्यूचर के एंटीसिपेटेड लॉसेस बुक करने हैं, फ्यूचर के एंटीसिपेटेड प्रॉफिट बुक नहीं करने। केवल फ्यूचर के एंटीसिपेटेड लॉसेस बुक करने, प्रॉफिट बुक नहीं करने। या फिर मैं अदर लैंग्वेज में कहूं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि खर्चे, एक्सपेंस शुड नॉट ओवर स्टेटेड, खर्चे ज्यादा शो नहीं करें और इनकम कम शो नहीं करें। कुल मिला के प्रॉपर अकाउंटिंग करें। जो भी आप खर्चे और इनकम दिखा रहे हैं वो एप्रोप्रिएट दिखाएं, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट विच इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेटिज्म विच स्टेट्स फ्यूचर एंटीसिपेटेड लॉसेस विल बी रिकॉर्डेड, फ्यूचर एंटीसिपेटेड प्रॉफिट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं केवल भविष्य में होने वाले लॉसेस बुक करने हैं, भविष्य के प्रॉफिट बुक नहीं करने। एग्जाम्पल, आज मैंने 1 लाख रुपए का माल परचेज किया है, मेरी गारमेंट्स की शॉप है, मेरी दुकान है कपड़े की। आज 1 लाख का माल परचेज किया है, ये माल मैं बेच दूंगा 1.5 लाख में। इस 1 लाख के माल को मैं सेल कर दूंगा 1.5 लाख में। मेरा फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा? 50,000 का। प्रूडेंस कहता है कि ये प्रॉफिट तुम्हें रिकॉर्ड नहीं करना, ये प्रॉफिट तुम्हें रिकॉर्ड नहीं करना। अगर इस माल की कीमत फ्यूचर में 80,000 है तो हाँ 20,000 का लॉस रिकॉर्ड कर लो, तब 20,000 का लॉस रिकॉर्ड कर सकते हैं। जितने भी हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे, जितने भी हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे, प्रोविजन मतलब थोड़ा सा अमाउंट में साइड में रख दूंगा, प्रॉफिट का थोड़ा सा पार्ट में साइड में उठा के रख दूंगा भविष्य के लॉसेस के लिए। जितने भी हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। प्रोविजन मतलब मैं हर साल माल जितना भी बेचता हूं, हर साल मैं जितनी भी सेल्स करता हूं, मुझे पता है इसका 5% पैसा डूब जाता है। मैं जितनी भी सेल्स करता हूं उधार, उन्हें बोलते हैं डेटस। तो मैं जितना भी माल उधार बेचता हूं उसका 5% पैसा हर साल डूब जाता है। जितना भी माल उधार बेचता हूं उसका 5% पैसा हर साल डूब जाता है। तो इसका मतलब मुझे फ्यूचर में लॉस होगा। आज डूबा नहीं है, डूब जाएगा। इस साल जो सेल्स की है अगले साल पैसा डूब जाएगा, तो मतलब फ्यूचर में लॉस होगा। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है ऐसा लॉस आज रिकॉर्ड कर लो, ये लॉस आज रिकॉर्ड करो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट स्टेट्स ऑल दी फ्यूचर एंटीसिपेटेड लॉसेस विल बी रिकॉर्डेड एज ऑन टुडे, फ्यूचर एंटीसिपेटेड गेन्स विल बी इग्नोर्ड। केवल भविष्य के लॉसेस रिकॉर्ड करेंगे,
फ्यूचर के गेन्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये अपना है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। नंबर 1 इज गोइंग कंसर्न, नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी, नंबर 3 इज एक्रूवल एंड नंबर 4 इज मटेरियलिटी, नंबर 5 इज प्रूडेंस। गोइंग कंसर्न कहता है बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। कंसिस्टेंसी कहता है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने लास्ट ईयर फॉलो किए थे, जितने भी मेथड्स हमने लास्ट ईयर फॉलो किए थे, इस साल फॉलो करेंगे। एक्रूवल कहता है कैश रिसीव होने, कैश पेड होने, कैश की पोजीशन चेंज हो गई, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ये वाले ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड होंगे ही, लेकिन यदि एक बार ट्रांजेक्शन ड्यू हो गया, वो भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और आखिरी है प्रूडेंस, जो कहता है कि फ्यूचर के एंटीसिपेटेड लॉसेज आज रिकॉर्ड होंगे, फ्यूचर के एंटीसिपेटेड गेन्स रिकॉर्ड नहीं होंगे।